हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, और आज मुझे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ए लेंस। ओके, तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्यों यूज होता है, जैसे अभी तक देखना जो हम जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो एक पतले लेंस के लिए पढ़े, है ना। जैसे पतले लेंस के लिए हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ये 1/f 1/v माइनस 1/u। ओके, तो हम इसमें क्या बोलते थे बच्चों कि हम ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये फॉर्मूला किस में संबंध बता रहा हूँ हमको, फोकस और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, है ना। और इसमें हमने ये क्या देखा था कि हम ये वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से मापते हैं, लेंस अगर पतला हो जो, है ना, लेंस अगर पतला हो तो क्या हमें बोला जाता है कि हमने ये जो दूरियां बताई हैं वो कहाँ से माप के बताई हैं, उसके प्रकाशिक केंद्र से। दूरी हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, है ना। ये सैद्धांतिक बात हुई कि ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी गई है। ओके, लेकिन प्रैक्टिस में जो जब हम एक लेंस का उपयोग करते हैं तो लेंस का उपयोग करते समय जो हम यहाँ पर, है ना, जनरली जो दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से नहीं माप लेते, हम कहाँ से माप लेते हैं, उसके पृष्ठ से माप लेते हैं। ओके, ऐसे। अब अगर हम यह प्रकाशिक केंद्र से मापना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको बार बार उसमें ये इतनी दूरी और जोड़ के बतानी पड़ेगी, है ना। जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं समझना होगा, जैसे हम यहाँ पर, ठीक है, कोई लेंस के उपयोग कर रहे हैं और लेंस का उपयोग करके हम फोकस दूरी इसकी गणना करना चाह रहे हैं, सब सारी बातों की, तो हमें वहां डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ये कहां से मापनी पड़ेगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रकाशिक केंद्र से मापी जाने वाली दूरियों के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन प्रैक्टिस में हम प्रकाशिक केंद्र से दूरी नहीं मापते, हम पृष्ठ से माप लेते हैं। तो फिर अगर हम पृष्ठ से माप रहे हैं तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब हम दूरी कहां से माप रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ओके, लेकिन ध्यान रहे जो कि हम अगर पतले लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे पतले लेंस की बात कर रहे हैं, तो पतले लेंस में ये भी जो बहुत मोटा दिखा दिया हमने, है ना। पतले लेंस में प्रकाशिक केंद्र और पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी सी है, बहुत ही कम है ना। ध्यान रहे पृष्ठ के बीच और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी बहुत कम है, तो हम यहाँ इस दूरी को इग्नोर भी कर दें। कौन सी दूरी को, पृष्ठ से लेकर यहाँ तक, तो हमारी गणना में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो हम ये फॉर्मूले का यूज यहाँ कर सकते हैं। आया समझ में क्या कहा हमने कि हम पतले लेंस से दूरियां पृष्ठ से मापते हैं, लेकिन अगर हम केंद्र से उसको मापा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी दूरी हम इग्नोर कर सकते हैं। जो ये भी हमने बहुत बड़ी बना दिया है, क्योंकि पतला लेंस है तो पृष्ठ और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी लगभग बहुत कम रहेगी, है ना। तो इस तरह से, तो इस केस में पतले लेंस के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पतले लेंस के लिए हम दूरी चाहे पृष्ठ से माप रहे हो या केंद्र से, है ना, वो छोटी सी दूरी होगी, नगण्य होगी, नगण्य मान सकते। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो जो, है ना, एक मोटा लेंस है, ओके, अब मोटे लेंस का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग करते समय हम दूरी तो यहीं से मापेंगे यार, है ना। हमारे लिए दूरी मापना कहाँ से संभव है, उसके पृष्ठ से ही दूरी मापना चाहिए, चाहे हम प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हो या वस्तु की दूरी माप रहे हो, कहां से मापेंगे हम, पृष्ठ से, है ना। लेकिन मापना कहां से चाहिए था, अगर हम ये सूत्र लगाना चाह रहे हैं तो 1/v 1 - इसको अगर लगाना चाह रहे हो तो हमें दूरी तो यहां से मापनी पड़ेगी, प्रकाशिक केंद्र से, यहां से, है ना। तो यहाँ हम वही कॉन्सेप्ट, जैसे हम यहाँ पृष्ठ से मापकर इस सूत्र का उपयोग कर सकते थे पतले लेंस के लिए, हम यहाँ वो नहीं कर सकते। पृष्ठ से मापकर हम ये वाले सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाशिक केंद्र और पृष्ठ के बीच की दूरी कोई छोटी नहीं है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर हमको ये दूरी उसमें जोड़कर बतानी पड़ेगी, घटा के बतानी पड़ेगी, ऐसे, है ना, जोड़ कर बतानी पड़ेगी इधर से,
तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ये समीकरण कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्यों कठिन होता जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर एक लेंस मोटा हो तो मोटे लेंस का जब हम यूज कर रहे हैं तो जनरली हम दूरियां पृष्ठ से मापना हमारे लिए आसान रहता है, प्रकाशिक केंद्र से मापने के बदले, है ना, गणना को आसान बनाने के लिए। तो फिर हम वहां पर पृष्ठ से अगर दूरियां माप रहे हो तो हम ये सूत्र उपयोग नहीं लाएंगे, है ना, ठीक है। मतलब प्रकाशिक केंद्र से नहीं माप रहे तो ये सूत्र नहीं लगा सकते। तो फिर हम इसके लिए जो किसका उपयोग करते हैं, न्यूटन के फॉर्मूले का, न्यूटन के सूत्र का। तो न्यूटन का सूत्र कहाँ उपयोग होता है, मोटे लेंस से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए उपयोग होने वाला सूत्र है। इसे हम क्या भी बोलते हैं, उपयोगकर्ता सूत्र। जैसे हमने लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा है आगे, जो लेंस बनाता है ना, उसका सूत्र 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2, ऐसा पढ़ा ना, ओके। तो हम यहाँ पर ये लेंस उपयोग करता सूत्र है, लेंस उपयोग करता सूत्र। मतलब भाई जो कोई लेंस का उपयोग करेगा तो दूरियां मापना चाहेगा तो वो तो कहां से ही मापेगा, लेंस के पृष्ठ से, है ना, उसको तो वस्तु लेंस से माप लेगा, इसलिए इसे हम उपयोग करता सूत्र भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो सूत्र है जो वो है x1 x2 f1 f = f1 x2। अभी x1 x2 क्या है, f1 x2 क्या है, हम इधर देखते हैं, ओके। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या समझ में आया, न्यूटन का सूत्र हमारे किसके लिए है, पतली मोटे लेंस से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए उपयोग होने वाला सूत्र है। चलो हम उसको सिद्ध करते हैं। अब किरण आरेख समझ ले। सबसे पहले तो ये हमने एक लेंस बता दिया, तो मोटा लेंस, उसका प्रकाशिक केंद्र वो दिखा दिया, है ना, ये उसका फर्स्ट फोकस f1 और f2 सेकंड फोकस, ठीक है। इसके सामने हमने वस्तु को रखा, माना है AB को। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो किरणें दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहली किरण कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस के किस बिंदु पर टकराई, बिंदु डी पर। मतलब लेंस को जहां वो टकराई है उस पर डी बिंदु नाम हमने दे दिया, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से, द्वितीय फोकस से जाएगी ये वाली, ठीक है ना। फिर दूसरी किरण हमने ली है जो लेंस के प्रथम फोकस से जा रही है और लेंस पर कहां टकराई, जिस बिंदु पर टकराई उसको नाम हमने क्या दे दिया, सी, ओके, ये वाला सी बिंदु, ठीक है ना। और फोकस से चलकर लेंस पर आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर होकर यहाँ दोनों मिल जाएगी, तो दोनों किरणें यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा हो गया। किरण आरेख समझना जो कैसे बना प्रतिबिंब, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम दूरियों को दर्शा देते हैं। तो फर्स्ट प्रकाशिक केंद्र से फर्स्ट फोकस तक की जो दूरी है, फर्स्ट फोकल दूरी कहलाएगी, प्रथम फोकल दूरी, और f1 से दर्शा रहे उसको, और इधर है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। फिर दूसरा जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी हम अब लेंस से नहीं बताएंगे, लेंस से नहीं बता रहे। फर्स्ट फोकस दूरी हम वस्तु की दूरी हम कहां से मापेंगे, फोकस से। क्या कहा, वस्तु की दूरी कहां से बताओगे, फोकस से। तो फोकस से जो दूरी है वस्तु की दूरी, उसको हमने x1 से दर्शा दिया, ठीक है। और इधर है तो -x1 से, ठीक है ना, -x1, ओके। फिर इसी तरह इधर से सेकेंड फोकस, ये सेकेंड फोकस, है ना। सेकेंड फोकस तक की दूरी कितनी हो गई, सेकेंड फोकल लेंथ, ओके, f2, और इधर है तो धनात्मक रहेगी। फिर प्रतिबिंब की दूरी हम कहां से माप रहे हैं, सेकेंड फोकस से। ये सेकेंड फोकस से प्रतिबिंब की दूरी जो, तो प्रतिबिंब की दूरी को हमने दर्शा दिया x2 से, u और v से नहीं दर्शाया, x1 और x2 से दर्शाया, ठीक है। और इधर माप रहे तो ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हमने ये लिख भी दिया है, तो ये OF1 प्रथम फोकस दूरी -m1, OF2 द्वितीय फोकस दूरी, है ना। और F1 B, ये F1B क्या है, -x1 प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, F2B क्या है, x2 द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये सब हमने लिख दिया। अब देखना है इसको भी हम सिद्ध करने के लिए किसका ही कौन सी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, है ना, समरूप त्रिभुज वाली। हम इससे पहले देख चुके हैं, तो कई बार लेंस सूत्र में इसमें समरूप त्रिभुज वाले नियम लगाना, है ना। तो ये त्रिभुज समरूप हो गए, क्यों समरूप हो गए, नहीं कारण भी देख लो। ये देखो कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं हम पहले, AB F1, ये एक त्रिभुज हो गया,
COF1 ये एक त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों समरूप हो गए। तो क्यों समरूप हो गए, देखो ये दोनों का एक कोण कॉमन है, बराबर है, ये 90 है, ये 90 है ना। तो दो कोण बराबर है इनके, और जब एक कोण बराबर तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनके दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो ये समरूप हो गए, ठीक है ना। अब समरूप बोल दो या सर्वांग सम बोल दो, तो ये समरूप त्रिभुज का हमको नियम पता है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का। तो हम वही नियम लगाएंगे यहाँ पर। पहले दो त्रिभुज लेंगे, करना क्या है वो समझ लो। पहले दो त्रिभुज, इसमें समरूप त्रिभुज के नियम लगाएंगे, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, उससे पहला समीकरण मिलेगा। फिर अन्य दो त्रिभुज कौन से लेंगे हम, ये वाले, अन्य ये तीसरा और चौथा, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब, इससे तो हमको इससे दूसरा समीकरण मिलेगा। तो दोनों समीकरणों की तुलना करोगे, ये मान रखोगे, हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा। ओके, आज सर में क्या करना है, तो पहले हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABF1 F1OC, ओके है ना। अतः समरूप त्रिभुज ABF1 व त्रिभुज COF1, ठीक है, ये COF1 है ना। अब यहाँ जो लिख भी देता हूं मैं शब्दों में, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, ठीक, पहले त्रिभुज का आधार है ना, ये नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड होता है, फिर भी आपके लिए लिख, फिर दूसरे त्रिभुज का आधार, ठीक है। मान रखते चलो, पहला त्रिभुज का लंब कौन है, पहला त्रिभुज है AB है ना, AB, दूसरे का लंब CO, AB/CO, ठीक है। पहले का आधार हो गया F1B, दूसरे का आधार OF1, ठीक है, F1B OF1, ठीक है ना, ये वाला OF1। अब देखो यहाँ से जो CO है, जो ये भुजा CO, ये किसके बराबर दिख रही है हमको, ज्यामितीय रूप से A', B' के बराबर है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे ज्यामितीय रूप से, या चित्र जैसा लिख लो, संरचना से है ना, ज्यामितीय रूप से CO बराबर है A', B' के, है ना। तब AB/CO बराबर होगा F1B OF1, इसको हमने दिया समीकरण 1, ठीक है। फिर इसी तरह जो पुनः समरूप त्रिभुज, अगले समरूप त्रिभुज, अब किसको पहला ले रहे हैं हम, DOF2 व त्रिभुज A', ठीक है ना, A', B', ये भी, ठीक है। अब वही पहले कलम है DO, दूसरे कलम है A', B', तो DO A', B', पहले का आधार है OF2 है ना, OF2, दूसरे का आधार है जो OF2, दूसरे का आधार हो गया F2B', है ना। अब यहां से देखें तो, क्योंकि वही फिर से ज्यामितीय रूप से DO बराबर दिख रहा है किसके, AB के, DO बराबर AB है ना, DO बराबर AB, तो है ना, डायरेक्ट लिख दो, ज्यामितीय रूप से ऊपर लिख चुके हैं ना, DO बराबर आप लिख दे रहे हैं AB। तो यहाँ पे बेटो DO को क्या लिख दिया हमने, AB A', B' है ना, OF2 और इधर आएगा F2B', इसको दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व
2 से। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो समीकरण 1 और 2 को देखो क्यों, अरे एक यहाँ पर देखना, हमने ये CO को A डैश B डैश के बराबर लिखा ही नहीं था, है ना। हमने बराबर बोल तो दिया था पर बदला नहीं था, ठीक है ना। ये अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ये और ये बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर, तो F1B ओके ओ F1, ठीक है, बराबर ओ F2 B डैश, ठीक है ना। अब यहाँ से मान रख दो तो सॉल्व कर लो उसको। मान क्या है हमारे पास यहाँ, F1B कितना है, ये देखो सब लिखा है, F1B इज इक्वल टू -x1, है ना, ये -x1 बटे में OF1 इज इक्वल टू -F1 इधर OF2 कितना है, F2, ठीक है। ये F2B डैश कितना है, x2, ठीक है। यहाँ से तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर गुणा करके लिख दे रहे हो, डायरेक्ट लिख रहे हो x1 x2 F1 F2, ठीक है, ये है ना, इस तरह से। और अगर लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, है ना, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तो ये F1 F2 बराबर होंगे और क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि विशेष स्थिति, यदि लेंस के दोनों और, है ना, माध्यम समान हो, मतलब एक्चुअली में तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि माध्यम अलग अलग हो तो फोकस दूरी माध्यमों पे भी निर्भर करती है ना, इसलिए तो अगर माध्यम समान हो तो F1 बराबर होगा F2 के, है ना, तो इसको दर्शा दिया F से, तो कितना हो जाएगा यहाँ x1 x2 बराबर F²। ये ऐसा समीकरण के उपयोग में लाएंगे, ठीक है। फिर इसमें देखना तो विशेष स्थिति, जैसे जो निष्कर्ष हमको इससे मिलता है सामान्य सूत्र से, जो है ना, जैसे हमको पता है कि हम लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पे, वस्तु फोकस पे रखी हो तो लेंस उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, अनंत पर। प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, अनंत में मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, है ना। ध्यान रखना क्या काम है, वस्तु कहाँ पर है ना, वस्तु फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी अनंत हो जाएगी, ओके, ऐसा। अब देखो वही चीज हमको इससे भी पता चलेगी, है ना, सेम निष्कर्ष निकलते हैं लेंस इस सूत्र से। तो विशेष स्थिति हम वही लिख रहे हैं, यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर हो, है ना, प्रथम फोकस पर स्थित हो, ठीक। तो प्रथम फोकस पर अगर स्थित होगी, यहां देखो ये बात, वस्तु कहां पर आ गई, ये इनको लिखने की जरूरत नहीं, तो नंबर को हटा देते हैं, है ना। यहाँ देखो वस्तु प्रथम फोकस पे आ गई, ये तो x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलो तो x1 यहाँ हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब जो समीकरण है हमारा x1 x2 F1 F2, ओके, x1 x2 F1 F2, यहाँ से x2 की वैल्यू निकालो, F1 अपॉन F2 अपॉन x1। अगर आप x1 0 रखते हो, x1 0, तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया अनंत, है ना। ये 0 से डिवाइड करोगे तो अनंत आ गया, ओके ना। निष्कर्ष वही निकल रहा है, देखना हमने क्या कहा था पहले, वस्तु कहाँ हो, फोकस, वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। वही तो निष्कर्ष निकला हमारा यहाँ पे, वस्तु फोकस पर रखी माना हमने तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, अनंत आ गई, है ना। तो रिजल्ट सेम है बेटो, मतलब लेंस फॉर्मूला हमारी, ये न्यूटन फॉर्मूला हमारी सुविधा के लिए है
लेकिन इससे रिजल्ट वही मिलते हैं जो हमारे लेंस फॉर्मूले से मिलते हैं, है ना। तो ये आसान में हो जाता है और हमारे लिए। अब नेक्स्ट मतलब न्यूटन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हर लेंस के लिए नहीं, जो केवल उत्तल लेंस के लिए न्यूटन सूत्र केवल उत्तल लेंस के लिए सत्य है, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो तब, क्योंकि उत्तल लेंस हमारा आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु को हम उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखें तो प्रतिबिंब इधर बनाता है ना, ये प्रतिबिंब बनाएगा, ऐसे हमने सब देखा है आगे। तो इसलिए जो यहाँ पर हमको दूरियां, तो एक दूरी हम कहाँ से माप रहे हैं? एक की प्रथम फोकस से और एक की द्वितीय फोकस से। तो इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय फोकस की ओर बनना चाहिए, लेकिन आभासी वाले में वो प्रथम फोकस की ओर ही बनता है। तो इसलिए द्वितीय फोकस के केस में उपयोग होगा। और द्वितीय फोकस कब इंक्लूड होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो। ओके ना, चलिए ना। तो ये था बच्चा हमारे पास न्यूटन का सूत्र, एक मोटे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मापने हैं तो जो है ना, लेंस मोटे लेंस से प्रतिबिंब और वास्तविक दूरी मापने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, है ना, अब हम इसमें देखते हैं बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए विस्थापन विधि, है ना। तो जैसे बच्चों हमको अभी फोकस दूरी की गणना करनी हो, है ना, उत्तल लेंस के लिए, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उत्तल लेंस के सामने हम क्या कर दें, वस्तु को रख दें और वस्तु की दूरी माप ले, है ना, और फिर लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, उस प्रतिबिंब की दूरी माप ले और लेंस सूत्र लगाकर हम उसकी फोकस दूरी माप सकते हैं, है ना। यू और वी की वैल्यू माप कर हम यहाँ पर ये वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी का मान रख के फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसे हम यूवी विधि बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना यूवी विधि से। अब हम विस्थापन विधि से देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो इसका सिद्धांत समझिए कि विस्थापन विधि क्या है ना। तो अभी देखना जो हम कुछ विशेषता जानते हैं कि जैसे ये लेंस के सामने वस्तु रखी है ना। अब अगर हम लेंस को यहाँ रखते हैं, मान लो लेंस को हमने पोजीशन L1 पे रखा, तो लेंस की वस्तु से दूरी कितनी है? U है ना। और लेंस ने प्रतिबिंब बनाया, मान लो हमने ये पिन P1 बोल दिया उदाहरण के लिए, जो कि हम वस्तु के तौर पर यहाँ एक पिन ले रहे हैं, लोहे की पिन, मान लो जो मेटल की पिन है, ऐसे पतली सी पिन, है ना, ऐसी पिन। तो हमने इस वस्तु पिन को पिन बोल के चल रहे हैं, हम वस्तु पिन को हमने यहाँ रखा और लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो लेंस उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा उसको हमने एक दूसरी पिन पर प्राप्त कर लिया, मतलब वो प्रतिबिंब हमने किस पे बनवा लिया? पिन P2 पर, है ना। ये प्रतिबिंब है। अब वो कैसे बनवाते हैं, कैसे बनता है, इस पे ही बना, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें विस्थापना भाग से पता चलता है जो, है ना। वो प्रैक्टिकल में देखे जाने वाली कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली होने वाली। अभी तो आप सिर्फ समझ के चलिए। तो हमने कहा ये हमने कोई वस्तु पिन ली है, इसका प्रतिबिंब हमने पिन P2 पर बनाया, है ना। अब हमको ये बात पता है जो कि अगर हम इधर लेंस के सामने वस्तु की स्थिति बदले, मतलब वस्तु को हम आगे या पीछे ले जाए, तो इधर प्रतिबिंब की भी क्या हो जाएगी? स्थिति बदल जाएगी। क्या हो जाएगा कि हम वस्तु को इधर खिसकाएंगे आगे, तो प्रतिबिंब भी पिन P2 पर से आगे आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जो चित्र में बता देते हैं, ये लेंस हमारा है ना, यहीं पर रखा है, मान लो L1 पोजीशन पे, ओके। और ये पिन जो हमारी पहले कहाँ पे रखी थी? जो O पर, मान लो इसको O पर रखी हुई थी। अब ये O पर नहीं है, इधर खिसक गई, हमने उसको, है ना, इधर कर दिया। तो जो इमेज बनी है ना, किस पे? P2 पर। वो P2 पे बनने वाली इमेज भी इधर खिसक जाएगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाएगी। वो प्रतिबिंब किस पर नहीं बनेगा? P2 पर नहीं बनेगा। ये बात हमको पता है कि अगर हम इधर लेंस की स्थिति बदलते हैं, है ना, या वस्तु की दूरी बदलते हैं, ओके, तो इधर प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलेगी। या वस्तु की स्थिति ना बदले, किसकी स्थिति बदल दे? लेंस की। बात वही है कि या तो हम वस्तु को आगे पीछे खिसकाए या लेंस को आगे पीछे खिसकाए, बात वही है। दूरी तो बढ़ेगी, ये दूरी बदलेगी, तो ये भी बदल जाएगा,
है ना। ये हमारी अभी तक हम जानते हैं, तो ये इसके बारे में हमको अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम यही कहेंगे कि अगर हम लेंस की स्थिति बदल देते हैं या वस्तु की स्थिति बदल देते हैं, परस्पर इनकी सापेक्षिक स्थिति बदल देते हैं, तो इधर प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाएगी। मतलब पहली स्थिति में प्रतिबिंब अगर P2 पर बना था यहाँ पर, और अगर हमने लेंस की स्थिति बदल दी या पिन P1 की स्थिति बदल दी, तो फिर प्रतिबिंब P2 पर नहीं बनेगा, वो आगे या पीछे बनेगा, है ना। ये हम जानते हैं। लेकिन अब एक नई बात सुनो मुझे यहाँ पर, कि अगर हम क्या करते, अगर हम इस, ठीक है, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन, है ना, वस्तु पिन P2 और, ठीक है ना, प्रतिबिंब पिन P1, इनके बीच की जो दूरी है इसको किससे ज्यादा रख दे, लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से ज्यादा रख दे। क्या समझे हम, अगर हम वस्तु पिन और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना से ज्यादा पे रख दे, मतलब जो लेंस हम उपयोग कर रहे हैं, मान लो लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, है ना, तो हम यहाँ उनके बीच की दूरी भी, जो वस्तु पिन और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 गुना मतलब 80 सेंटीमीटर से अधिक रखें, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। अब इस केस में क्या माना कि वस्तु पिन और प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी से 4 गुने से कैसा है, अधिक है ना, अधिक है, ऐसा चिन्ह बनेगा, ओके, अधिक है। तो अब मान लो हमने लेंस को L1 जगह पे रखा, है ना, कहां पे रखा, L1 पे रखा, ठीक है, तो प्रतिबिंब मान लो कहां बन गया, P1 पे, पहली स्थिति में प्रतिबिंब I1, ओके। L1 के लिए प्रतिबिंब कहां बना, समझना है ना, इसको हटा देते हैं। प्रतिबिंब कहां बना L1 के लिए, I1 पर, पिन P1 पर ही बना, ओके। L1 के लिए भी प्रतिबिंब किस पर ही बना, I1 P2 पर ही बना, ओके। अब अगर हम लेंस की स्थिति बदल लें, लेंस की क्या बदल दें, हम स्थिति बदल लेते, ध्यान देना कि लेंस पहले कहाँ का है, L1, ये उसके लिए वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी हो गई, कितनी हो गई वस्तु की दूरी, U, ओके। प्रतिबिंब कहाँ बना, पिन P2 पर, ये उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी हो गई P, हो गई। अब हम इस लेंस की स्थिति बदलते हैं, इसको विस्थापित करते हैं, जो विस्थापन करते हैं इसमें, तो लेंस यहां आ गया L2 पर, लेंस L2 पर आ गया, इधर वस्तु की दूरी क्या हो गई होगी, बदल जाएगी ना, वस्तु की दूरी बदल जाएगी। तो अब हमको क्या लगेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर इनके बीच की दूरी फोकस दूरी के 4 गुने से ज्यादा है तब ऐसा नहीं होगा। लेंस की स्थिति बदल देंगे तो वस्तु की दूरी बदल जाएगी, लेकिन तब भी प्रतिबिंब वही बनेगा, इस बार प्रतिबिंब वही बनेगा। क्या समझ में आया हमको कि अगर हम वस्तु और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से 4 गुने से अधिक रखते हैं, तो लेंस को हमने एक स्थिति पे रखा, तो प्रतिबिंब कहां बना, पिन P2 पर। अब हम लेंस की स्थिति बदल दे रहे हैं, तो लेंस की एक और स्थिति ऐसी होगी जिसके लिए भी प्रतिबिंब वही बनेगा। मतलब अगर हम लेंस और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, किसके बीच की, है ना, किसके बीच की बात कर रहे हैं हम, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f से ज्यादा रहे, है ना, 4f से ज्यादा रहे, तो लेंस की 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है। समझ में आया क्या है हमारा सिद्धांत, कि अगर हम वस्तु और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब पिन को बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से 4 गुना से अधिक दूरी पर रखें, तो लेंस की 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनता है। और एक और चीज हो जाएगी यहां पर, है ना, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी भी बदल जाएगी, इस पर हो जाएगी। मतलब पहले वाले केस में जो प्रतिबिंब की दूरी थी, ये पहले वाले केस में प्रतिबिंब की दूरी क्या थी, v, अब वो वस्तु की दूरी हो जाएगी। और पहले वाले केस में
वस्तु की जो दूरी u थी अब वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, ऐसा। ये उसका सिद्धांत। क्या समझ में आया मुझे हमको? यदि वस्तु और प्रतिबिंब की पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकल दूरी के 4 गुना से अधिक हो तो लेंस की 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनता है तथा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी परस्पर बदल जाती है। ये इस मेथड का, इस विधि का सिद्धांत है, ये हमने लिखा है। यदि वस्तु एवं प्रतिबिंब के इनके बीच की दूरी लेंस की फोकल दूरी के 4 गुना से अधिक हो तब लेंस की 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनता है तथा वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी परस्पर बदल जाती है। प्रतिबिंब की दूरी परस्पर बदल जाती है। और उसका सूत्र आयन समझ में क्या करना है हमको? ये नियम तभी लगेगा, ये वाली विधि, जब हम दूरी ऐसा रखें, है ना। और उसका सूत्र देखो, जो यदि लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? x, और वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी d दर्शा रहे तो लेंस की फोकल दूरी का सूत्र ये बनेगा। अब ये कैसे आया हमको सिद्ध करना है, ये है ना, क्या है ये? d² - x² 4d, ये हम सिद्ध करेंगे। ओके, चलिए तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसका सिद्धता देखते हैं, उसको किरण आरेख समझते हैं। तो पहले कैसे लिखोगे? हेडिंग डालोगे, पहला बिंदु आएगा सिद्धांत, फिर ये दूसरा बिंदु उपयुक्त, है ना। फिर उसके बाद कहां से प्रारंभ करेंगे? जब हम किरण आरेख और डेरिवेशन उसका, है ना। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं उसको। चलिए बच्चों, है ना, अब हम उसका डेरिवेशन देखते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं, है ना। तो पहले उसका किरण आरेख जो हम समझे, है ना। तो हमने यहाँ पर 2 पिन P1 और P2 को दर्शा दिया है, ठीक है, जो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन की तरह कार्य करे। ये वस्तु पिन और ये प्रतिबिंब पिन, और इनको कितनी दूरी पर रखा गया है? लेंस की फोकल दूरी से 4 गुना से अधिक पर रखा गया है ना। अब जो यहाँ पर, ठीक है, देखें, हमने दोनों को फोकल दूरी के 4 गुना से अधिक दूरी पर रख दिया है। अब हमने इसके बीच कहीं लेंस को रखा, और कहाँ रखा हमने? स्थिति L1 पर। तो स्थिति L1 पर या इस स्थिति पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? पिन P2 पर। तो जैसे L1 पे रखा तो उसका प्रतिबिंब बनना देख ले। पहले 2 किरणें हम बताते हैं प्रतिबिंब मध्य बनाने के लिए। तो ये पहले प्रकाशीय किरण में जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से गई, बिना विचलित होते हुए जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ जाकर मिलेगी? I1 पर, और I1 कहाँ बनेगी? पिन P2 पर। तो ये पहली स्थिति के लिए प्रतिबिंब का बनना हमने दिखाया I1 का, है ना। अब इस स्थिति में जो पहली स्थिति के लिए देख ले, पहले वस्तु की दूरी क्या होगी? ये लेंस और ये वस्तु, तो वस्तु की दूरी हो गई u, ठीक है ना। फिर यहां पर ओके, प्रतिबिंब कौन हो गया? ये वस्तु, ये लेंस ये है, और यहां से प्रतिबिंब ये। तो लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v से हमने दर्शा दी, ठीक है ना। ये चिन्ह अभी हमने माइनस नहीं रखा है, हम आगे माइनस रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो ये हम पिन P1 और P2 को डिस्टर्ब नहीं करते, पिन को नहीं कुछ करना है, हम लेंस L1 को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और दूसरी स्थिति हमको ऐसी मिल जाएगी जिस स्थिति में पिन किस पर ही बनेगा? I2 पर ही बनेगा, है ना। पिन और I2 जो प्रतिबिंब है वो पिन P2 पर ही बनेगा। मतलब हम लेंस को उस स्थिति में लाएंगे जिस स्थिति में, ठीक है, प्रतिबिंब वापस कहां पर बनने लगे? पिन P2 पर। या हम लेंस को क्या कर देंगे, ऐसा समझना, हम लेंस को, जैसे लेंस से पहले वस्तु कितनी दूरी पे थी? u पे। वस्तु से लेंस कितनी दूरी पे था? u से। और प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे था लेंस? v पर। अब अगर हम लेंस को वस्तु से v दूरी पर रख दे, v पे ऐसे समझे, इसको वैल्यू दे देते हैं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है ना। अब हम लेंस को उठा के क्या करें? लेंस को उठाकर, ठीक है, वस्तु से 10 सेंटीमीटर पे रख दे। मतलब पहले जो प्रतिबिंब की दूरी थी, हम अब उतनी दूरी पर लेंस और वस्तु को रख दे। मतलब हम यहां वस्तु को कितनी दूरी पर रख दे? लेंस से 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वापस उसी जगह बन जाएगा, प्रतिबिंब वापस उसी जगह बन जाएगा। क्या समझ में आया? कि पहले जो वस्तु की, पहले जो प्रतिबिंब की दूरी थी पहली स्थिति के लिए,
अगर हम वस्तु को दूसरी बार उतनी ही दूरी पर रख दे लेंस से, तो प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा। और कितनी दूरी पर ही बनेगा? जितनी दूरी पर वस्तु थी इधर, मतलब 3 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। आए समझ में क्या बोलना चाह रहे थे हम? ठीक है ना? या ये ऐसे ध्यान रखें, पहली स्थिति के लिए वस्तु की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v हो गई। अब हमने लेंस को आगे खिसकाया ऐसे, ये सेकेंड पोजीशन L2 बता रहे, तो प्रतिबिंब का बनना देखो, वही किरण वहां से चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद यहाँ जाकर मिली, और एक प्रकाशीय केंद्र से आ रही है, अपवर्तन के बाद यहाँ, दोनों यहाँ मिल गई, यहाँ प्रतिबिंब I2 बन गया। कहां पर बना? P2 पर। तो दूसरी स्थिति में ये प्रतिबिंब की दूरी, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी है ना, किसके बराबर हो जाएगी? जो पहली स्थिति में वस्तु की दूरी थी। तो पहली स्थिति में वस्तु की दूरी u थी, तब वो दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी बन जाएगी, और पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो वस्तु की दूरी बन जाएगी, है ना। ये उसका सिद्धांत है कि अगर हम वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को परस्पर लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना से ज्यादा दूरी पर रखें, तो लेंस की 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बनता है तथा वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी आपस में परिवर्तित हो जाती है। ये उसका सिद्धांत है ना। चलिए, तो ये दर्शा दिया हमने लेंस की दोनों स्थितियों के बीच, ये लेंस की पहली स्थिति L1 और L2 के बीच की दूरी को दर्शा दिया x से, और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को दर्शा दिया d से। ओके, अब हमें सूत्र का निबंध करना है ना। तो पहली स्थिति के लिए देखो, जो है ना, लेंस की प्रथम स्थिति L1 के लिए, पहली स्थिति के लिए, जब प्रतिबिंब कहां बन रहा है ना, जब P1 का प्रतिबिंब I1 P2 पर बनता है, वही हमने लिखा है। लेंस की प्रथम स्थिति के लिए जब P1 का प्रतिबिंब I1 P2 पर बनता है, तब वस्तु की दूरी कितनी होगी? यहाँ u, है ना। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? यहां से यहाँ v। ओके, और वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, कुल दूरी ये वाली, तो ये कितनी होगी बेटो? u प्लस v बराबर t, है ना। इसको हमने दे दिया समीकरण 1, ये आ गई ना। ये कुल दूरी किसके बराबर हो गई? u प्लस v के, उसको दे दिया समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति पे आओ, जब लेंस को हमने दूसरी स्थिति पे रखा है, लेंस की द्वितीय स्थिति L2 के लिए, जब पिन P1 का प्रतिबिंब I2, इस बार प्रतिबिंब को नाम दिया I2, पिन P1 का प्रतिबिंब I2 कहां पर ही बनता है? P2 पर बनता है, ठीक है। तब फिर से वही देखेंगे हम, वस्तु की दूरी जो है ना, फिर प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? अभी हमने समझा कि दूसरी स्थिति में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बदल जाएगी। तो पहले जो वस्तु की दूरी थी u, अब वो प्रतिबिंब की दूरी बन जाएगी, है ना। और पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी थी v, अब वो वस्तु की दूरी बन जाएगी। ओके, तथा ठीक है, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, ओके, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी भी तो ये वाली है ना। तो इसको हमने दर्शा दिया x से, और ये किसके बराबर होगी? कैसे निकालोगे? ये निकालना है हमको x। तो देखो, यहां से यहां तक जो, ओके, कितना है ये पूरा? कहां से? ये पूरा कितना है? v, हमें ऐसे ये x चाहिए। ओके, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, इस v में से, ये v में से माइनस कर दो किसको? u को। इस पूरे v में से माइनस कर दो u को, तो किसके बराबर बचा? x के बराबर। इस v में से, है ना, v में से माइनस कर दो u को, तो किसके बराबर बचा? x के बराबर, है ना। ये हो गया v माइनस u, इसको दिया समीकरण 2, ठीक है ना। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, है ना। चलो, तो अब क्या करना है? तो यहाँ देखो, इसके बाद की स्टेप ध्यान रखो, हमें निकालना है लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए हम किसका सूत्र उपयोग में लाएंगे? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में, है ना, लेंस सूत्र से ही हम फोकस दूरी निकालेंगे।
तो लेंस सूत्र का उपयोग करने के लिए हमको किसकी दूरी रखनी पड़ेगी? पहले प्रतिबिंब की दूरी, और किसकी दूरी रखनी पड़ेगी? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों के मान रखने पड़ेगी। तो अब हम पहले यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का मान निकालेंगे, उसको लेंस सूत्र में रखेंगे और तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। आज हमने क्या करना है? लेंस सूत्र का उपयोग करना है, उसमें प्रतिबिंब और v की दूरी का मान रख देना है, v और u का, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा। तब v और u का मान कहाँ से निकालें? तो v और u का मान देखना, हमारे पास समीकरण 2 है ना। समीकरण 2 से एक बार हम किसका मान बनाएंगे? किसका मान निकालेंगे? u का। ओके, क्या काम है? यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण 2 से पहले किसका मान निकालोगे? u का। फिर इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर हमको किसका मान मिल जाएगा? v का आ जाएगा v। फिर पुनः समीकरण 2 से किसका मान बनाओगे? समीकरण 2 से v का मान बनाएगी और इसको रखेंगे समीकरण 1 में यहाँ। तो फिर हमको यहाँ किसका मान मिल जाएगा? u का। तो इस तरह से u और v के मान आ जाएंगे, लेंस सूत्र में मान रखेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। ओके ना। चलो, तो हम पहले यहाँ से किसका ही मान निकाल ले? u का ही मान निकाल लेते हैं, u का। तो u का पक्षांतर करके मान निकालना होता है, पक्षांतर करना है ना। तब u बराबर ये इधर आ जाएगा, v हो जाएगा तो माइनस एक्स, ठीक है ना, v माइनस एक्स। फिर अतः क्या कर रहे हैं हम? u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, u का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या है मेरे पास? u प्लस वी बराबर डी, u प्लस वी बराबर डी। ओके, तो यहाँ जो u का मान रख देते हैं v माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस u का रख दिया मान v माइनस एक्स प्लस वी बराबर डी। ओके, तो यहाँ से v का मान बना लो, ये हो गया 2v, है ना। x का इधर पक्षांतर कर दोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, क्या आ जाएगा इधर? इधर देख लो, 2v माइनस एक्स बराबर डी आएगा। तो डी वहां से, ठीक है, चलो एक बार लिख देते हैं, 2v माइनस एक्स बराबर डी, ये आ गया। अब यहाँ से v का मान लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो x इधर आके पक्षांतर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन में 2, ये आ गया v का मान, है ना। पुनः फिर से वही करना है, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिख रहे हैं हम, x बराबर v माइनस u। पहले हमने इससे u का मान बनाया, अब v का बनाएंगे, तो v हो जाएगा u प्लस एक्स, है ना, ठीक है ना। u प्लस एक्स लिख दो या x प्लस v लिख दो, लिखना है लिख दो, ठीक है ना, प्लस तो है। अब v का मान कहाँ रख रहे हैं हम? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये उसका मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, v का मान। तो समीकरण 1 लिखा हो फिर से, u प्लस v बराबर v। ओके, ये समीकरण 1 में v का मान रखना है यहाँ से, तो ये हो गया u प्लस एक्स बट बराबर d, है ना। अब ये हो जाएगा तो 2u, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब u का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, d माइनस एक्स बाय 2। अंडरस्टूड है? आप समझ सकते हो क्या किया होगा हमने यहाँ पे, है ना। छोटी सी स्टेप भी तो कोई बड़ी नहीं है। ये देखो इधर 2u हो गया होगा, 2u प्लस एक्स बराबर d, यहाँ से, है ना, 2u d पक्षांतर किया, ये हो गया u हो गया यहाँ पे d माइनस एक्स बाय, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अंडरस्टूड है? छोटी सी स्टेप है, कोई बड़ी बात नहीं। अब u और v के मान आ गए, तो u और v के मान आ गए। अब लेंस सूत्र से, है ना, मतलब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमारे पास है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ मान रखोगे तो 1/f 1/v, v का मान है ये d प्लस एक्स
बी प्लस एक्स बाय टू, ओके, माइनस, अब लेंथ सूत्र है तो लेंथ सूत्र में हम चिन्हों के साथ रखते हैं u और v के मान, तो u इधर है तो चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस वाला मान रखेंगे ना, इधर है तो माइनस u का मान क्या है, ये माइनस b माइनस एक्स बाय टू। आए समझ में, मतलब चिन्हों के साथ रखते हैं हम, तो प्रतिबिंब तो इधर बनेगा तो धनात्मक रहेगा उसका मान, वस्तु इधर रहेगी तो उसका मान माइनस आएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हो जो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f, और ठीक है ये प्लस हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं b प्लस एक्स बाय टू, ओके, ये माइनस माइनस प्लस 1/d माइनस एक्स बाय टू, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 बटे में है ऊपर आ जाएगा तो गुणा में, है ना, तो ये हो जाएगा 2d प्लस एक्स प्लस 2d माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तिर्यक गुणा ये सब करके, तो 1/f कितना हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा कर रहे थे ना, 2d माइनस 2x, है ना, 2d माइनस 2x, इधर 2d प्लस 2x बटे में आ जाएगा यहाँ d प्लस एक्स d माइनस एक्स, तिर्यक गुणा कर दिया वैसे, है ना। तो ये जो कैंसिल हो रहा है 2x से 2x कैंसिल, है ना, तो यहाँ 1/f क्या बच जाएगा, 2d और 2d 4d, ओके। अपॉन में क्या आ जाएगा, सूत्र लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका व्युत्क्रम कर दोगे f का मान हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4d। तो ये हमारे पास आ गया जो उसका, है ना, फोकस दूरी का सूत्र। तो इस तरह से भी हम एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं विस्थापन विधि द्वारा, मतलब हमारे पास उत्तल लेंस की फोकस दूरी का एक सूत्र ये आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4d, मतलब ये हमारे पास प्रैक्टिकली उपयोग होने वाला सूत्र है जो, ठीक है ना, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। चलिए ना, नोट कर लीजिए इसे।